हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली लास्ट वीडियो में मैंने आपको एड्सॉर्प्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और ये भी कहा था कि इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका मैकेनिज़्म बताऊंगी। तो देखते हैं कि एड्सॉर्प्शन का क्या मैकेनिज़्म होता है। तो एग्जैक्टली मैकेनिज़्म के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि एड्सॉर्प्शन होता क्यों है। मतलब जब कोई भी एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे ऐसा क्या, मतलब उसकी क्या प्रॉपर्टी है जिस वजह से इस सरफेस पे किसी भी मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन हो जाता है। तो होता क्या है, जब हमें पता है कि जब हमारा अगर हम बल्क में देखें तो बल्क में किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल जो है हर तरफ से इक्वल फोर्सेस एक्सपीरियंस करता है। यानी कि कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जबकि इस सरफेस पे जो रेजिडुअल फोर्सेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ बल्क की तरफ होती हैं। यानी कि उसकी ऑपोजिट साइड ऐसी कोई फोर्सेस लग ही नहीं रही हैं, जिस वजह से यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं। कौन सी फोर्सेस होती हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और इन्हीं अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से ये सरफेस जो है ये दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? ये दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और यही अट्रैक्शन जो है वही एड्सॉर्प्शन कहलाती है। इसके तो पहला रीज़न तो यही है एड्सॉर्प्शन का होना कि इसके पास अनबैलेंस्ड रेजिडुअल फोर्सेस हैं। तो सिंपल सी बात है, रेजिडुअल फोर्सेस, तो मान लीजिए सिंपल सी बात है कि जितना बड़ा आपका सरफेस होगा एड्सॉर्बेंट का, उतनी ही ज़्यादा उसके ऊपर अनबैलेंस्ड रेजिडुअल फोर्सेस होंगी। और जितनी ही ज़्यादा अनबैलेंस्ड रेजिडुअल फोर्सेस होंगी उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर क्या होगा? एड्सॉर्प्शन होगा। तो क्लियरली ये चीज़ तो समझ आ गई कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होगा। तो हम कह सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट। यानी कि जितना ज़्यादा एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा उसका एड्सॉर्प्शन। दूसरा एक रीज़न ये भी है, हम ये बात जानते हैं कि एड्सॉर्प्शन जो है नेचुरल फेनोमेनन है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यानी कि इसको होने के लिए हमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यानी कि ये प्रोसेस होने के लिए हमें कोई भी एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, ये खुद ब खुद प्रोसेस होता है। तो दैट मीन्स एक्सोथर्मिक से हम क्या समझते हैं कि उसका डेल्टा एच यानी कि इंथैल्पी कितनी है? नेगेटिव है। उसकी इंथैल्पी क्या है? नेगेटिव है। दैट मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब अगर हम इक्वेशन देखें थर्मोडायनेमिक्स की तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन होती है। अब ये मैकेनिज़्म, इसके लिए एड्सॉर्प्शन होने के लिए हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो कोई भी रिएक्शन है, कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एक ही कंडीशन होती है, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अगर डेल्टा जी आपका नेगेटिव है तो रिएक्शन होगी, अगर डेल्टा जी नेगेटिव नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो एड्सॉर्प्शन में ऐसा क्या मतलब एड्सॉर्प्शन में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए कि हमारा डेल्टा जी हमेशा ही क्या रहे? नेगेटिव रहे। क्योंकि एड्सॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच तो नेगेटिव है, वो तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है। बट एक कंडीशन हमारी ये भी है, टी डेल्टा एस। तो टी डेल्टा एस को कैसा होना चाहिए? टी डेल्टा एस को भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। देखो डेल्टा एच आपका नेगेटिव है और ये आपका नेगेटिव है। अगर ये एंटिटी अगर मेरी पॉजिटिव रहेगी तभी मेरी ओवरऑल एंटिटी नेगेटिव आएगी। तो दैट इट शुड बी पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव, ठीक है, या अगर वो नेगेटिव है भी,
अगर ये वाली एंटिटी मेरी नेगेटिव है भी, तो ये इतनी नेगेटिव होनी चाहिए कि इससे क्या हो, इससे छोटी हो, स्मॉलर देन डेल्टा एच, ताकि हमारी ओवरऑल एंटिटी क्या है, नेगेटिव आए। तो एक्सट्रीम कंडीशंस यही हैं मैकेनिज़्म की कि डेल्टा एच तो नेगेटिव है ही, पर आपका डेल्टा एस कैसा होना चाहिए, डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज, डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। और इफ़ इन केस डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव भी इतना नेगेटिव हो कि वो इससे तो क्या हो, छोटा ही हो, ताकि हमारी डेल्टा एच ही क्या है, नेगेटिव आए। तो इसी कंडीशन में जब हमारा डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव होगी, तभी हमारा एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा, अदरवाइज एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो मैकेनिज़्म में सिर्फ दो ही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो यही है कि एड्जॉर्प्शन में आपकी रेजिडुअल फोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा अनबैलेंस्ड रेजिडुअल फोर्सेस होंगी, उतना ही ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। दूसरा ये कि आपके एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अलावा डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा एच नेगेटिव होने के लिए टी डेल्टा एस वाली टर्म को नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन पे। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन पे। तो टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन में आप देखेंगे कि एड्जॉर्प्शन दो टाइप का होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, जिसे आप फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, फिजियोसॉर्प्शन। दूसरा केमिकल एड्जॉर्प्शन, जिसे आप कैमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में आपकी जो फोर्सेस अप्लाई होती हैं, यानी कि फोर्सेस बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, वो होती है वीक वेंडरवॉल फोर्सेस। यानी कि ये आपकी केमिकल फोर्सेस नहीं है, यानी कि आपकी वीक वेंडरवॉल फोर्सेस हैं, जो टेम्पररी फोर्सेस कहलाती हैं। ठीक है, तो इन फोर्सेस की वजह से आपका जो एड्जॉर्प्शन होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, परमानेंट नहीं है। बहुत इजीली मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो सकते हैं, और बहुत इजीली मॉलिक्यूल्स डिज़ॉर्ब भी हो सकते हैं। इसमें आपकी केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होती है इसमें, तो इसमें आपके केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं इसमें? केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, दैट मीन्स आपका जो बॉन्ड है वो दो तरीके के हो सकते हैं, इधर कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल कैसा है। ठीक है, तो कोई भी फिजिक्स ऑप्शन लो टेम्परेचर पे मतलब कोई भी एड्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन शो करता है। बट जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करते हो, यानी कि अगर आप हाई टेम्परेचर की तरफ लेके जाएंगे, तो उस केस में आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डिसोसिएट होने लगते हैं, और डिसोसिएट होने के बाद वो केमिकल बॉन्ड्स बनाना शुरू कर देते हैं। केमिकल बॉन्ड्स बनाना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से हाई टेम्परेचर पे केमिकल एब्जॉर्प्शन होने लगता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन होने लगता है। तो यानी कि अब हम क्या कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर पे जनरली फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है, जबकि टेम्परेचर हाई करने पे आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है। अब
एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं हाइड्रोजन गैस का। जब एक रिएक्शन पढ़ी थी हमने कि एल्कीन्स जो हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन विथ रेनी निकल जो है हमें सैचुरेटेड प्रोडक्ट देती है, ठीक है। यानी कि अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट हमें सैचुरेटेड प्रोडक्ट देता है। तो ये रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, बट इनके बीच में ऐसा क्या होता है कि ये रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। तो होता क्या है, लो टेम्परेचर पे रेनी निकल के सरफेस पे, ये रेनी निकल का सरफेस, निकल सरफेस है, रेनी निकल क्यों बोलते हैं, निकल का सरफेस है, तो इस पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब होते हैं। बट जैसे ही टेम्परेचर आपका बढ़ता है तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं डिसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन एटम्स में, और ये हाइड्रोजन एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं निकल के सरफेस पे इस तरीके से। उसके बाद ही आपकी ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है, ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है। तो हाँ, तो इसीलिए जब हाइड्रोजन गैस निकल के ऊपर सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाती है, तब इसका नाम निकल से रेनी निकल कहा जाता है।